हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के बारे में, जो कि 1956 में लागू हुआ था। इस एक्ट में बताया गया कि वैलिड एडॉप्शन संबंधी क्या क्या अपेक्षाएं होती हैं। एक मेल हिंदू एडॉप्शन लेने के लिए उसके अंदर क्या क्या कैपेसिटी होती है। एक फीमेल हिंदू यदि वह एडॉप्शन लेना चाहती है तो उसके अंदर क्या क्या कैपेसिटी होनी चाहिए एडॉप्शन लेने के लिए। आज की वीडियो हम लोग जानेंगे कि वह कौन सा व्यक्ति है जो चाइल्ड को एडॉप्शन में दे सकता है, और हम कौन से व्यक्ति को एडॉप्शन में ले सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर में। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, इसका एक्ट नंबर 78 है। एक्ट नंबर 78 ऑफ 1956। यह ऑप्शनल में कभी कभी पूछ लेता है 78 एक्ट नंबर बताइए हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस का, तो इसका एक्ट नंबर 78 है। इसमें सेक्शन 1 है सॉल टाइटल एंड एक्सटेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इस एक्ट को हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 कहा जाएगा। और एक्सटेंट, इसका विस्तार कहाँ तक है? इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये आपको नहीं लिखना है कि एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अब सिर्फ आपको ये लिखना है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। क्योंकि 2019 में एक बिल आया था, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसमें अब ये स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अब ये इसमें बात विवाद था, अब ये इंडिया का पार्ट हो गया है जम्मू एंड कश्मीर। तो अब यह विधि पूरे भारत पर लागू होगी, टू होल ऑफ इंडिया, जम्मू और कश्मीर पर भी लागू होगी। अब आपको इतना नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। और दूसरे में एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट अप्लाइज, यह एक्ट किस किस को अप्लाई होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट किस किस पर लागू होगा। तो ये लागू होगा टू एनी पर्सन हु इज अ हिंदू बाय रिलीजियन in any of its form of development, including a वीर शैव, a लिंगायत और a follower of a ब्रह्म, प्रार्थना और आर्य समाज। यह उन जो वीर शैव, लिंगायत या फिर ब्रह्म समाज या फिर प्रार्थना समाज या फिर आर्य समाज से हैं, उन पर यह विधि अप्लाई होगा। जैसे कोई वीर शैव है, लिंगायत है या फिर ब्रह्म समाज का है, प्रार्थना समाज का है या फिर आर्य समाज का है, उन पर यह विधि लागू होगा। यह है 2A। और 2B क्या है? टू एनी पर्सन हु इज अ बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजियन। जो बुद्ध, जैन या फिर सिख है, कोई भी व्यक्ति जो बुद्ध, जैन व सिख है, उस पर यह विधि लागू होगी। और 2C में ये बताया गया है कि जो मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी और यहूदी, जो मतलब यहूदी नहीं है, जो हु इज नॉट नहीं है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और यहूदी, उन पर यह विधि लागू होगी। यह विधि, ये हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट, ये 4 एक्ट हैं। इसमें लमसम सेक्शन 1, 2 ये किस पर अप्लाई होगा, वो लमसम सेम ही रहता है। ये सेक्शन 2 है। सेक्शन 3 अब इसमें डिफिनेशन होगा, देख लीजिए। ये है सेक्शन 3। सेक्शन 3A में कस्टम एंड यूजेज को बताया गया है कि कस्टम एंड यूजेज किसे कहेंगे, डिफाइन किया गया है। प्री में पूछ लेता है कि कस्टम एंड यूजेज को कहाँ डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 3A में। इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर द एक्सप्रेशन कस्टम एंड यूजेज सिग्निफाई एनी रूल विच हैविंग बीन कंटिन्यूसली इनफॉर्मली। वह कस्टम एंड यूजेज जो रूढ़ और प्रथा है, वह कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूसली,
होनी चाहिए, यूनिफॉर्मली होना चाहिए, एकरूपता होनी चाहिए, लॉन्ग टाइम लंबे समय तक होने चाहिए, या फिर वह निश्चित होना चाहिए, वह अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, या फिर अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। जो कस्टम एंड यूजेज है उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? कंटिन्यूसली, यूनिफॉर्मली, लॉन्ग टाइम, सर्टेन, अनरीजनेबल और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। वैसा ही कस्टम यूजेज सही होता है। जैसे पहले सती प्रथा था, सती प्रथा को अब कस्टम एंड यूजेज में नहीं रखा जाता है, उसमें कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम अब नहीं है, और वह अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी भी था। और 3B में मेंटेनेंस को बताया गया है कि मेंटेनेंस क्या क्या इंक्लूड करता है। मेंटेनेंस क्या क्या इंक्लूड करता है? पहले तो रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लॉथिंग, रेजिडेंस। इन ऑल केसेस प्रोविजंस फॉर फूड, क्लॉथिंग, रेजिडेंस, रोटी, कपड़ा, मकान, इसके साथ क्या? एजुकेशन, शिक्षा, एंड मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट, इसके साथ चिकित्सा, परिचर्या और इलाज के लिए उपबंध। 3 ये ध्यान रखना है, फूड, क्लॉथिंग, रेजिडेंस, उसके बाद एजुकेशन और मेडिकल अटेंडेंस, उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट। ये मेंटेनेंस का बी का 1 है। उसमें दूसरा क्या है? इन द केस ऑफ अनमैरिड डॉटर के मामले में आल्सो द रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ इंसिडेंट टू हर मैरिज, अविवाहित पुत्री की दशा में उसके विवाह के युक्त और प्रासंगिक व्यय भी आते हैं। 3C में माइनर को डिफाइन किया गया है। माइनर किसे कहेंगे? इसमें लिख उठाए, माइनर मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज और हर एज ऑफ 18 ईयर्स। माइनर उसे कहेंगे जो 18 साल के नीचे का व्यक्ति होगा, यानी कि जो 18 साल की आयु पूरा नहीं किया होगा उसे हम अप्राप्तवय या फिर माइनर कहेंगे। यह सेक्शन 3C में बता दिया गया। 3A में क्या बताया गया? कस्टम एंड यूजेस, 3B में मेंटेनेंस, 3C में माइनर। अब देखिए ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट। ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट में एनी टेक्स्ट, रूल और इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और एनी कस्टम और यूजेज एज पार्ट ऑफ दैट लॉ इन्फोर्स इमीडिएटली। कोई विधि का कोई ऐसा शास्त्र, वाक्य, नियम या फिर निर्वचन या उस विधि की भाग रूप कोई भी रूढ़ या फिर प्रथा, कस्टम और यूजेज जो कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने से अविवाहित पूर्व प्रवृत्त रही है, shall cease to have effect with respect to any matter for which provision is made in this act। ऐसे किसी भी विषय के बारे में जिसके लिए कि इस अधिनियम के उपबंध किया गया है प्रभावहीन हो जाएगा। 4B में एनी अदर लॉ इन्फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। कोई भी विधि इस एक्ट के इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस अधिनियम के प्रारंभ से कोई भी एक्ट लागू हुआ है, shall cease to apply to Hindus in so far as in consistence with any of the provisions contained in this section। इसका 4B कहने का मतलब ये है कि यदि कोई विधि लागू है इस 1956 हिंदू, ये जो अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है 1956 के पहले यदि कोई विधि लागू है और वह इस प्रोविज़न के जितना इनकंसिस्टेंस है, जितना असंगत है, वह उतनी मात्रा तक शून्य हो जाएगी। और एडॉप्शन टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर, ये है सेक्शन 5। इसमें बताया गया है कि कोई भी एडॉप्शन यदि इस प्रोविजंस के कॉन्ट्रोवेंशन में है तो वह वाइड होगा, शून्य होगा, शैल बी वाइड। और ये सेक्शन 5 है। और सेक्शन 6 का देख लीजिए। सेक्शन 6 है रिक्विसिटीज ऑफ वैलिड एडॉप्शन, यानी कि विद्यमान दत्तक संबंधी अपेक्षाएं।
क्या क्या दत्तक संबंधी अपेक्षाएं हैं देख लेते हैं कि नो एडॉप्शन शैल बी मेड अनलेस, कोई भी एडॉप्शन वैलिड नहीं होगा तब, जब तक कि वैलिड नहीं होगा तब तक वैलिड नहीं होगा कि द पर्सन अडॉप्टिंग हैज़ द कैपेसिटी, अडॉप्टिंग पर्सन के पास सामर्थ्य होना चाहिए, एंड आल्सो द राइट, और उसका अधिकार होना चाहिए, टू टेक इन अडॉप्शन, दत्तक लेने वाला व्यक्ति दत्तक लेने की सामर्थ्य और अधिकार रखता हो। यह है पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है? वैलिड अडॉप्शन की दूसरी कंडीशन है द पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन हैज कैपेसिटी टू डू, दत्तक देने वाला व्यक्ति ऐसा करने की सामर्थ्य रखता हो। और तीसरी कंडीशन है द पर्सन अडॉप्टेड इज कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन, दत्तक व्यक्ति दत्तक लिए जाने के लिए योग्य हो। और वैलिड अडॉप्शन का 4 है चौथा कंडीशन, द अडॉप्शन इज मेड इन कंप्लायंस विद द अदर कंडीशंस मेंशन्ड इन दिस चैप्टर, दत्तक इस अध्याय में वर्णित अन्य शर्तों के अनुवर्तन में किया गया हो। ये 4 कंडीशन है कि दत्तक लेने वाला व्यक्ति सामर्थ्य और अधिकार रखता हो, और दूसरा है कि दत्तक देने वाला व्यक्ति भी सामर्थ्य रखता हो, और तीसरा है कि दत्तक लिए जाने वाला व्यक्ति दत्तक लिए जाने के योग्य हो, ऐसा ना हो कि वह दत्तक लिए जाने की अयोग्य हो। और चौथा कंडीशन है कि इस अध्याय में वर्णित अन्य शर्तों के अनुवर्तन में न किया गया हो। और सेक्शन 7 है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का कि कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन, हिंदू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य, मतलब क्या क्या कैपेसिटी होनी चाहिए हिंदू पुरुष की दत्तक लेने की। सेक्शन 7 में बताया गया है कि एनी मेल हिंदू हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट अ माइनर, कि कोई भी हिंदू पुरुष जो कि स्वस्थ चित्त है, साउंड माइंड है, और जो माइनर नहीं है। माइनर को कहाँ डिफाइन किया गया था? अभी हम लोग देखे थे कि सेक्शन 3C में माइनर को डिफाइन किया गया था। इधर सेक्शन 3C में माइनर यानी कि जो माइनर नहीं है, कैपेसिटी ऑफ मेल हिंदू टेक इन अडॉप्शन, कि जो कोई भी मेल हिंदू जो साउंड माइंड के हैं, स्वस्थचित हैं और माइनर नहीं है, हैज कैपेसिटी टू टेक अ सन और अ डॉटर इन अडॉप्शन, वह व्यक्ति वह मेल हिंदू के पास वह कैपेसिटी रहेगी कि वह कोई भी पुत्र या फिर पुत्री अडॉप्शन में ले सकता है। वह साउंड माइंड और माइनर, साउंड माइंड का हो और माइनर ना हो, तो वह एक पुत्र और पुत्री अडॉप्शन ले सकता है। प्रोवाइडेड दैट इफ ही हैज अ वाइफ लिविंग ही शैल नॉट अडॉप्ट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ, परंतु यदि उसकी पत्नी जीवित है तो वह अपनी पत्नी की कंसेंट के बिना वह किसी चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता। अनलेस द वाइफ हैज कम्प्लीटली एंड फाइनली रिनाउंड द वर्ल्ड, यद्यपि उसकी पत्नी पूर्णतया संसार न त्याग चुकी हो और हैज सीज टू बी अ हिंदू, अथवा हिंदू न रह गई हो, और हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, अथवा वह सक्षम न्यायालय द्वारा अनसाउंड माइंड न घोषित कर दी गई हो। कोई भी पति अपनी पत्नी की सहमति के बिना चाइल्ड नहीं अडॉप्ट कर सकता है। जब अगर उसकी पत्नी संसार त्याग चुकी हो, या फिर हिंदू न रह चुकी हो, या फिर किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने उसे अनसाउंड माइंड न घोषित कर दिया हो, तब तक उसकी पत्नी की कंसेंट लेना जरूरी होता है। बिना कंसेंट के कोई पति, बिना पत्नी की कंसेंट के कोई पति अडॉप्ट नहीं कर सकता है, इसका मतलब यही है। इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं। इफ़ अ पर्सन हैज़ मोर देन वन वाइफ लिविंग एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन द कंसेंट ऑफ ऑल वाइफ इज नेसेसरी, इसका मतलब यही है कि यदि किसी अडॉप्ट करते समय किसी पति के पास एक से अधिक पत्नियां हैं,
तो सभी पत्नियों की कंसेंट को लेना अनिवार्य होता है। यदि किसी पति के पास एक से अधिक पत्नियां हैं तो सभी पत्नियों का कंसेंट लेना अनिवार्य होता है अडॉप्शन के टाइम पे। एक्सप्लेनेशन का मतलब यही है। अब आ जाएगा सेक्शन 8 जो है कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन। इसका हिंदू नारी की दत्तक लेने के लिए सामर्थ्य क्या क्या होनी चाहिए, ये सेक्शन 8 में बताया गया है। एनी फीमेल हिंदू हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट अ माइनर हैज़ द कैपेसिटी टू टेक अ सन और डॉटर इन एडॉप्शन। कोई भी फीमेल हिंदू जो साउंड माइंड की है यानी कि जो स्वस्थचित है, एंड इज नॉट माइनर और जो माइनर नहीं है, हैज़ द कैपेसिटी उसके पास वह सामर्थ्य है कि वह एक सन या फिर एक डॉटर एडॉप्शन में ले सकती है। कोई भी फीमेल हिंदू जो साउंड माइंड की है, स्वस्थचित है और माइनर नहीं है। माइनर का मतलब जो 18 साल के नीचे की नहीं है, 18 प्लस होना चाहिए और स्वस्थचित होना चाहिए। उस नारी के पास वह कैपेसिटी होती है कि वह एक पुत्र या फिर पुत्री एडॉप्शन में ले सकता है। प्रोवाइडेड दैट शी हैज अ हस्बैंड लिविंग शी शैल नॉट अडॉप्ट अ सन और डॉटर। यदि उसके हस्बैंड रहते हैं, जिंदा है, तो वह सन या फिर डॉटर अपने हस्बैंड के कंसेंट के बिना नहीं ले सकती है। जब ये हम लोग सेक्शन 7 पढ़ रहे थे तो इसमें मेल हिंदू का था। मेल हिंदू में क्या था कि जब तक कि उसकी पत्नी से सहमत नहीं ले सकते तब तक नहीं एडॉप्शन में ले सकते थे। तो कैपेसिटी ऑफ फीमेल हिंदू में कि जब तक कि पति से हम सहमति नहीं ले सकते हैं तब तक कि हम एडॉप्शन में किसी पुत्र या फिर पुत्री को नहीं ले सकते हैं। यदि कोई फीमेल है और उसे एडॉप्शन लेना है तो वह उसे स्वस्थचित होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, और यदि उसके पति जीवित हैं तो उसके पति की सहमति भी रहनी चाहिए, तभी कोई पुत्र या फिर पुत्री एडॉप्शन में ले सकते हैं। पुत्र या यदि उसका पति हैज कम्प्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड, यदि उसका पति पूर्णतः संसार त्याग चुका हो, और हैज सीज्ड टू बी अ हिंदू, सीज्ड मतलब ना रह गया हो, हैज सीज्ड टू बी अ हिंदू अथवा वह हिंदू ना रह गया हो, और हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, या फिर वह सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय से वह पति अनसाउंड माइंड न घोषित कर दिया गया हो। पति की सहमति 3 कंडीशन पे नहीं लेनी पड़ेगी। वह कंडीशन 3 क्या है कि यदि वह पूर्णतः संसार त्याग चुका हो तो पति की कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, या फिर वह हिंदू ना रह गया हो, वह धर्म परिवर्तन कर दिया गया हो, तब उस हिंदू पति की तब वह हिंदू रह ही नहीं गया है तो वह उसकी कंसेंट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट, या फिर सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसे विकृत चित्त घोषित कर दिया है, यानी कि अनसाउंड माइंड घोषित कर दिया है। तब इस 3 कंडीशन में अगर पति अडॉप्ट कर रहा है तो पत्नी से यह 3 कंडीशंस नहीं लेनी पड़ेगी, इस 3 कंडीशन में कंसेंट नहीं लेना पड़ेगा। ये है सेक्शन 8। सेक्शन 8 यही है कि अगर कोई फीमेल हिंदू अडॉप्ट कर रहा है कोई चाइल्ड तो वह साउंड माइंड होनी चाहिए जो फीमेल हिंदू है, और वह माइनर नहीं होनी चाहिए। और यदि उसका पति जीवित है तो उसका कंसेंट भी लेना पड़ेगा, यद्यपि उसका पति पूर्णतः संसार न त्याग चुका हो, या फिर हिंदू न रह चुका हो, या फिर किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने उसे अनसाउंड माइंड न घोषित कर दिया गया हो, तब वह नहीं कंसेंट लेगा। नहीं तो उस पति को या फिर पत्नी को या उस पत्नी को उस पति से कंसेंट लेने की आवश्यकता पड़ेगी। यह सेक्शन 7 और सेक्शन
8, ये दोनों इक्वल ही है। अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा अंतर है दोनों में, एक ही तरह मिलते जुलते हैं। अब आ जाएगा सेक्शन 9। सेक्शन 9 है पर्सन्स कैपेबल ऑफ गिविंग इन एडॉप्शन। दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति, यानी कि कौन व्यक्ति दत्तक दे सकता है। नो पर्सन एक्सेप्ट द फादर और मदर और द गार्जियन ऑफ अ चाइल्ड शैल हैव द कैपेसिटी टू गिव द चाइल्ड इन एडॉप्शन। यानी कि पिता या फिर माता या फिर गार्जियन ऑफ द चाइल्ड, उस बच्चे के गार्जियन के अलावा उस बच्चे के गार्जियन के पास वह सामर्थ्य व कैपेसिटी होती है कि वह एक चाइल्ड अपने चाइल्ड को एडॉप्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा कोई नहीं, सिर्फ 3 चीज़, माता या फिर फादर या फिर मदर या फिर गार्जियन ऑफ चाइल्ड। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को एडॉप्शन में नहीं दे सकता है, सिर्फ 3 लोग को छोड़ के, माता, पिता और गार्जियन। ये है 1, 9 का 1। 9 का 2 क्या है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 के प्रोविजंस के अनुसार द फादर और द मदर इफ अलाइव, पिता या फिर माता यदि जिंदा रहते हैं, शैल हैव इक्वल राइट टू गिव अ सन और डॉटर इन एडॉप्शन। यदि माता पिता जिंदा रहते हैं तो उन दोनों के पास इक्वल राइट होता है कि वह अपने पुत्र या फिर पुत्री को एडॉप्शन में दे सकते हैं। सेक्शन 9 एडॉप्शन देने की बात करता है कि कौन व्यक्ति दे सकता है, तो फादर या फिर मदर दोनों के पास इक्वल राइट होते हैं कि वह अपने पुत्र या फिर पुत्री का एडॉप्शन में दे सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट सच राइट शैल नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय आइदर ऑफ देम सेव विद द कंसेंट ऑफ द अदर अनलेस वन ऑफ देम हैज कम्प्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस्ड द वर्ल्ड। इसका मतलब ही है कि परंतु ऐसे अधिकार का प्रयोग उनमें से किसी द्वारा अन्य की संपत्ति के सिवाय नहीं किया जाएगा, परंतु जब तक उनमें से एक ने पूर्णतया संसार त्याग चुका हो, या फिर हिंदू न रह चुका हो, या फिर किसी सक्षम अधिकारता वाले न्यायालय ने उसे अनसाउंड माइंड न घोषित कर दिया गया हो। ये 3 पे ये स्टार बना है, इसका मतलब ये होता है, ये इधर देखिएगा 3 ओमिटेड बाई एक्ट नंबर 30 ऑफ 2010, यानी कि 2010 के एक्ट नंबर 30 में इसे ओमिट कर दिया गया। सेक्शन 4 में वो चला गया, कहाँ? एक्ट नंबर 30 ऑफ 2010 में इसे विलुप्त कर दिया। ओमिट मतलब विलुप्त। अब ये 9 का 4 क्या है? वेयर बोथ द फादर एंड मदर आर डीड और हैव कम्प्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस्ड द वर्ल्ड। जहाँ दोनों माता और पिता मर चुके हैं या फिर फाइनली रिनाउंस्ड द वर्ल्ड अथवा संसार त्याग चुके हैं, और हैव अबैंडन्ड द चाइल्ड और हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, या फिर सक्षम अधिकारता वाले न्यायालय ने उन्हें अनसाउंड माइंड घोषित कर दिया गया हो। वेयर अ पेरेंटेज ऑफ द चाइल्ड इज नॉट नोन, जहाँ की अपत्य की जनकता ज्ञात न हो। द गार्जियन ऑफ, मतलब उस समय में यदि माता पिता नहीं है, इसका पूरा कहने का मतलब ये है कि उस कंडीशन में कि जहाँ पिता और माता नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा? द गार्जियन ऑफ, उस कंडीशन में द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड, यानी कि उस गार्जियन का जो चाइल्ड का जो गार्जियन होगा, मे गिव द चाइल्ड इन एडॉप्शन, एडॉप्शन में वह दे सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि माता पिता नहीं है तो गार्जियन ही देगा। उसका मतलब ये है कि अगर माता पिता नहीं है तो द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड, तो यानी उस बच्चे का जो गार्जियन होगा वह एडॉप्शन में उस बच्चे को दे सकता है विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग द गार्जियन हिमसेल्फ। अपत्य की संरक्षक न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा से उस अपत्य को किसी भी व्यक्ति को जिसके अंतर्गत स्वयं वह संरक्षक भी आता है दत्तक दे सकेगा। यह है सेक्शन 9 का 4। और 5 क्या है? बताया गया है
कि न्यायालय किसी संरक्षक को यदि उपधारा 4 के अधीन अनुज्ञा देने के पहले वह इस बात को ध्यान में रखेगा कि जो उस बच्चे की आयु और समझने की शक्ति कितनी है। वह दत्तक लिए जाने के संबंध में उस बच्चे की इच्छा पर सम्यक विचार करके वह अपना समाधान करेगा कि वह बच्चे को दत्तक दिया जाना उचित है या फिर नहीं, वह उसके लिए कल्याणकारी होगा या नहीं। ये है 9 का 5। और इसमें एक्सप्लेनेशन भी है। फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन फादर एंड मदर डू नॉट इंक्लूड एन अडॉप्टिव फादर एंड अडॉप्टिव मदर। इसका मतलब ये है कि फादर का मतलब ये होगा कि वह अडॉप्टिव फादर ना हो, कि वह पहले से ही अडॉप्टिव फादर ना हो, और जो माता होंगी वह पहले से ही अडॉप्टिव माता ना हो। गार्जियन मीन्स a person having the care of the person of a child or of both his person and property and includes। संरक्षक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी देखरेख में किसी उस अपत्य का शरीर या उसका शरीर और संपत्ति दोनों हो, और इसके अंतर्गत आते हैं, इसमें ए और बी है। A guardian appointed by the will of the child's father or mother। वह गार्जियन उस बच्चे के इच्छा के द्वारा, उस बच्चे के पिता के इच्छा के द्वारा अपॉइंटेड किए गए हों। पहली कंडीशन गार्जियन की ये है कि जो बच्चे का गार्जियन है वह उसके पिता के इच्छा के द्वारा, यानी कि पिता के मरने के पहले उस पिता ने उसे बता दिया हो कि किसी को बता दिया हो कि वह तुम ही इन हमारे बच्चे के गार्जियन होगा। आप याद कीजिए वो अकबर और बैराम खान। बैराम खान जो था वो अकबर का संरक्षक था, या पहले से ही वह अपॉइंट कर दिया था। वही बात है कि जो पहले से ही अपॉइंट कर दिया गया हो चाइल्ड के पिता के द्वारा। और दूसरा क्या है, यह गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट। वह गार्जियन या फिर जो कोर्ट द्वारा डिक्लेयर किया गया हो। 2 तरह के गार्जियन होने चाहिए, या फिर विल ऑफ द चाइल्ड्स ऑफ फादर, या फिर जो अपॉइंटेड बाय या डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट। और कौन से कोर्ट से? कोर्ट का मीन्स होता है सिटी सिविल कोर्ट और अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि सिटी सिविल कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। विदिन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिडिक्शन द चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड ऑर्डिनरी रिसाइड्स। न्यायालय से ऐसा नगर सिविल न्यायालय या फिर जिला न्यायालय, इसका मतलब नगर सिविल न्यायालय या फिर जिला न्यायालय, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर दत्तक लिए जाने वाला अपत्य मामूली तौर पर रिसाइड्स निवास करता हो, साधारणतः निवास करता हो। ये सेक्शन 9 कंप्लीट हुआ। अब आ जाएगा सेक्शन 10। सेक्शन 10 में क्या है, पर्सन्स हु मे बी अडॉप्टेड। व्यक्ति जो दत्तक लिए जा सकते हैं। कौन से व्यक्ति दत्तक लिए जा सकते हैं, इस सेक्शन 10 में बताया गया है। नो पर्सन शैल बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन अनलेस द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, नेमली। वो कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति दत्तक लिए जाने के योग्य नहीं होगा जब तक यह शर्तें पूरी नहीं होगी। और शर्त देख लेते हैं। ही और सी अ हिंदू, वह हिंदू होना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति अडॉप्ट में लिया जा सकता है उसकी कंडीशंस क्या क्या होने चाहिए कि वह, पहला कंडीशंस है कि वह हिंदू होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है ही और सी हैज़ नॉट ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड, वह पहले से ही दत्तक ना लिया जा चुका हो या फिर ली जा चुकी हो। तीसरा है ही और सी हैज़ नॉट बीन मैरिड, उसका विवाह नहीं हुआ हो।
वह व्यक्ति जो दत्तक लिया जाना हो उसका विवाह नहीं हुआ हो, वही व्यक्ति दत्तक लिया जा सकता है। Unless there is a custom or usage applicable to the parties which permits persons who are married being taken in adoption, उसका विवाह नहीं हुआ हो जब तक कि कोई कस्टम और यूजेज, कोई रूढ़ या फिर प्रथा उस समुदाय को यह बताती है कि वह उस समुदाय में पहले से ही वह चीज़ चली आ रही है, तो उस कंडीशन में उसके शादीशुदा व्यक्ति भी अडॉप्ट किए जा सकते हैं। जैसे कोई समूह है या फिर कोई जनजाति है, उसमें यह पहले से ही प्रथा चली आ रही हो कि जो व्यक्ति की शादी हो चुकी है वह व्यक्ति भी अडॉप्शन में लिया जा सकता है। उस समुदाय के, उस समाज में उस व्यक्ति को, उस चीज़ को सब लोग मानते हैं कि हाँ, जिसकी शादी हो चुकी है वह व्यक्ति अडॉप्ट किया जा सकता है। तो उस समुदाय के लिए, उस समाज के लिए, यदि वह कस्टम और यूजेज, यदि वह रूढ़ और प्रथा है और उस समाज को अलाउ करती है वह चीज़ करने के लिए, उस कंडीशन में लिया जा सकता है। बाकी हम जैसे इधर के जो समाज होता है, हमारे समाजों में यह नहीं होता है, उसका विवाह नहीं होना चाहिए। और चौथा क्या है, he or she has not completed the age of 15 years, वह 15 साल की आयु पूरा, जो व्यक्ति 15 साल की आयु पूरा कर चुकेगा उसके अडॉप्शन में वह नहीं लिया जा सकता। 15 साल के नीचे वाले बच्चे को ही अडॉप्शन में लिया जाता है। वही बात फिर है, अनलेस देयर इज अ कस्टम और यूजेज एप्लीकेबल टू द पार्टीज व्हिच परमिट्स द पर्सन हु हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर्स बीइंग टेकन इन अडॉप्शन। इसका मतलब वही है कि यदि कोई रूढ़ या फिर प्रथा उस पार्टीज में, उस समुदाय में वह परमिट करती है, वह अलाउ करती है कि जो 15 साल के ऊपर के भी हैं उनको भी अडॉप्शन में लिया जा सकता है, तो उस समाज के लिए वह चीज़ अलाउ, वह उस समाज के लिए अगर संस्कार माना जाता है, कुछ भी उसमें अलाउ करती है, तो उस कंडीशन में उस समाज के लिए वह अलाउ माना जाएगा। अन्यथा जो ये है कि 15 साल के नीचे वाले व्यक्ति को ही अडॉप्शन में लिया जा सकता है, उसके ऊपर वाले व्यक्ति को नहीं। ये है चौथा। और तीसरा ये है कि वह शादी, उसका विवाह नहीं होना चाहिए। और दूसरा है कि वह अडॉप्शन में पहले से ही दत्तक न लिया जा चुका हो। और पहला है कि वह हिंदू है। यदि ये 4 कंडीशन है, वही व्यक्ति दत्तक लिए जा सकते हैं। फिर से जल्दी से देख लेते हैं कि दत्तक कौन लिया जा सकता है। जो हिंदू है वह दत्तक लिया जा सकता है। और दूसरा, जो पहले से दत्तक नहीं लिया जा चुका है वह दत्तक लिया जा सकता है। और तीसरा क्या है, वह उसका विवाह नहीं होना चाहिए जो दत्तक लेना है। और चौथा क्या है कि वह उसकी आयु 15 साल के नीचे ही होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। यह सेक्शन 10। अब आ जाएगा सेक्शन 11, अदर कंडीशंस फॉर वैलिड अडॉप्शन। विद्यमान दत्तक की अन्य शर्तें। अन्य शर्तें क्या हैं, हम लोग देख लेते हैं एक बार कि इन एवरी एडॉप्शन द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी कंप्लीट विद। क्या क्या कंडीशन कंप्लीट होना चाहिए, हर दत्तक में निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए। क्या क्या है, पहला, इफ द अडॉप्शन इज ऑफ अ सन, द अडॉप्टिव फादर और मदर बाय whom द अडॉप्शन इज मेड मस्ट नॉट हैव अ हिंदू सन लिविंग एट द टाइम ऑफ द अडॉप्शन। इसका मतलब ये है कि यदि जब एक बच्चे का अडॉप्शन हो रहा है, तब जब एक पुत्र का अडॉप्शन हो रहा है, द अडॉप्टिव फादर और मदर, वह माता या फिर पिता जो उस पुत्र को अडॉप्ट कर रही है उसके पास पहले से ही पुत्र ना हो। इसका पहला यही है कि अडॉप्टिव माता या फिर पिता जो एक पुत्र को अडॉप्ट कर रही है, वह अडॉप्शन के समय में उनके पास कोई भी पुत्र नहीं होना चाहिए, तभी वह अडॉप्शन में पुत्र ले सकती हैं।
और दूसरा कंडीशन क्या है, इफ़ द अडॉप्शन इज अ डॉटर, द अडॉप्टिव, यदि अडॉप्शन एक पुत्री का है, द अडॉप्टिव फादर और मदर बाय होम द अडॉप्शन इज मेड मस्ट नॉट हैव अ हिंदू डॉटर और सन्स डॉटर। इसका मतलब ये है कि जो माता या फिर पिता एक पुत्री अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके पास पहले इस अडॉप्शन के समय में कोई भी पुत्री नहीं होनी चाहिए। जो माता पिता पुत्री अडॉप्ट कर रहे हैं, अडॉप्शन के समय में उनके पास पहले से ही पुत्री नहीं होना चाहिए, तभी वह पुत्री अडॉप्ट कर सकते हैं। यह है कंडीशन 2। और तीसरा कंडीशन क्या है, इफ़ द अडॉप्शन इज बाय अ मेल, यदि अडॉप्शन मेल के द्वारा लिया जा रहा है, द पर्सन टू बी अडॉप्टेड इज अ फीमेल, और अडॉप्शन जो ले रहे हैं जिसका वह फीमेल है, यानी कि कोई पिता या फिर ये कोई भी मेल है जो फीमेल को अडॉप्ट कर रहा है, तो द अडॉप्टिव फादर इज एट लीस्ट 21 ईयर्स ओल्डर देन द पर्सन बी अडॉप्टेड। इसका मतलब ये है कि उन दोनों में 21 ईयर का डिफरेंस होना चाहिए। तीसरे में है कि यदि कोई मेल अडॉप्ट कर रहा है और यदि कोई मेल कोई फीमेल को अडॉप्ट कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में एज 21 ईयर का होना चाहिए। और चौथा क्या है कि यदि कोई फीमेल मेल को अडॉप्ट कर रही है, कोई यदि फीमेल है वो मेल को अडॉप्ट कर रही है, तो उन दोनों के मध्य जो एज होनी चाहिए वो कम से कम 21 ईयर 21 वर्ष का होना चाहिए। 3 और 4 इसलिए जोड़ा गया क्योंकि इसका बहुत मिसयूज भी होने लगा था। लोग बच्चे को अडॉप्ट करके बेच देते थे, इसका मिसयूज करते थे, इसलिए दोनों में या फिर 21 ईयर का एटलीस्ट डिफरेंस ही रखा गया। सेक्शन 11 का 3 और 4 यही है। पहला ये है कि कोई पुत्र अडॉप्ट कर रहा है, तो यदि कोई माता या फिर पिता पुत्र अडॉप्ट कर रही हैं तो उनके पास पहले से पुत्र नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि यदि कोई माता या फिर पिता पुत्री अडॉप्ट कर रही हैं तो उनके पास पहले से ही पुत्री नहीं होनी चाहिए। और तीसरा ये है कि यदि कोई मेल अडॉप्ट कर रहा है फीमेल को तो 21 ईयर का होना चाहिए एज डिफरेंस, और यदि कोई फीमेल अडॉप्ट कर रही है मेल को तब भी 21 ईयर का एज का डिफरेंस होना चाहिए। ये और इसमें अभी और है सेक्शन 11 का, ये 4 तक हो गया। और ये 5 भी है कि द सेम चाइल्ड मे नॉट बी अडॉप्टेड सिमिलटेनियसली, इसका मतलब होता है एक साथ, बाई 2 और मोर पर्सन्स, वही अपत्य वही एक साथ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा दत्तक नहीं लिया जा सकता है। वही चाइल्ड 2 व्यक्तियों द्वारा दत्तक नहीं लिया जा सकता है। यह है 5। और ये 6वां है कि दत्तक लिए जाने वाला अपत्य संपर्कित जनकों या संरक्षक द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन उस अपत्य के कुटुंब से जहां वह जन्मा हो, अथवा परित्यक्त अपत्य की दशा में या ऐसे अपत्य की दशा में जिनकी जनकता ज्ञात न हो, वह उस स्थान से जहां वह पला हो उसका दत्तक लेने वाले कुटुंब में उसे अंतरित करने के आशय से वस्तुतः दिया और लिया जाएगा। यानी कि जहाँ से वह पला है वहीं से दत्तक लिया या फिर दिया जाएगा। और इसमें यह है प्रोवाइडेड दैट द परफॉर्मेंस ऑफ दत्तक होमन शैल नॉट बी एसेंशियल टू द वैलिडिटी ऑफ अडॉप्शन। इसका मतलब ये है कि दत्तक होम का किया जाना किसी दत्तक के विद्यमान के लिए आवश्यक नहीं है कि दत्तक के लिए कोई होम करें, यह कोई आवश्यकता नहीं है इस चीज़ की। ये हमारा सेक्शन 11 कंप्लीट हो गया, 1 से 11 तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ एडॉप्शन क्या होता है।
क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, वैलिड एडॉप्शन को कैंसिल नहीं किया जा सकता जो कि सेक्शन 15 है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसमें और भी है कि कोई भी एडॉप्शन के समय में कोई पेमेंट नहीं होना चाहिए दोनों की तरफ से, जो कि सेक्शन 17 है। और सेक्शन 1 से लेके 17 तक एडॉप्शन की बात करता है और उसके बाद मेंटेनेंस आ जाता है। तो हम लोग ये सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।